चैप्टर 1336 अभ्यास। देजी हमेशा सांगजिया मठ के सभी छोटे मोटे कामों में बिजी रहते थे। बैरियल मास्टर को यह नहीं पता था कि इन चीजों का ध्यान कैसे रखा जाए, इसलिए वो बस शुरुआत में ही आया और उसके बाद फिर कभी नहीं लौटा। जब देजी और बाकी लोग मीटिंग में थे तो बैरियल मास्टर ग्रेट ग्वांगमिंग हॉल में सूत्रों का जाप कर रहे थे। वैंगबो सांगजी अंदर आए और आवाज सुनते ही बैरियल मास्टर ने अपना सिर घुमा लिया। जब उसने देखा कि ये वैंगबो सांगजी है तो उसके चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। चिबा, उसने अब भी वैंगबो सांगजी को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वैंगबो सांगजी ने बैरियल मास्टर की ओर प्रेम पूर्वक देखा। पिताजी, हमारी आखिरी मुलाकात को काफी समय हो गया है। क्या आपने बौद्ध धर्म में कोई प्रगति की है? बैरियल मास्टर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। मेरा शिष्य हाल ही में बाहरी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गया है, इसलिए साधना पर ध्यान नहीं लग पा रहा। इसी वजह से कुछ देरी हो रही है। वैंगबो ने सिर हिलाया। ये सही है। चिबा, इसका क्या मतलब हुआ? बैरियल मास्टर ने चेहरे पर जिज्ञासा के भाव के साथ पूछा। क्या बाहर की चीजों से डिस्ट्रैक्ट होने से भी बौद्ध अभ्यास में मदद मिल सकती है? वैंगबो सांगजी ने बुद्ध का नाम जपते हुए कहा। अमिताभ, इस संसार में व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करना होता है और असंख्य लोगों से गुजरना होता है, तभी वो सच्चे आत्मज्ञान तक पहुंच सकता है। पास्ट में बुद्ध शाक्यमुनि ने भी मानव जीवन के सुख दुख, क्रोध और मोह को अनुभव किया था और अंत में वो सब समझकर भिक्षु बन गए। त्याग तभी सच्चा होता है जब आपने पहले उसे अपनाया हो। बिना अनुभव के समझ अधूरी होती है। बैरियल मास्टर को जैसे कोई झटका सा लगा और उसे बात समझ आ गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। चिबा, आपने मुझे सिखाया। वैंगबो सांगजी ने संतोष से सिर हिलाया। आज तुम्हारी साधना एक नई अड़चन तक पहुंच गई है। अब समय आ गया है अगले पाठ का। बैरियल मास्टर के चेहरे पर उत्साह आ गया। चिबा, अगला पाठ क्या है? सांसारिक दुनिया को जानो, डिजायर्स को समझो और फिर असली बौद्ध अर्थ को कॉम्प्रिहेंड करो। वो मुड़े और बाहर की ओर चल दिए। मेरे साथ चलो। बैरियल मास्टर वैंगबो सांगजी का बहुत सम्मान करता था। जैसे ही उसने सुना कि ये महान भिक्षु उसे नया बौद्ध पाठ सिखाने वाला है, वो तुरंत उनके पीछे चल पड़ा। वैंगबो सांगजी उसे पीछे एक सीक्रेट रूम में ले गए। वहां उन्होंने कहा, अंदर जाओ। तुम इसे समझ पाते हो या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। बैरियल मास्टर को नहीं पता था कि अंदर क्या है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसकी आंखें एक पल के लिए चमक उठीं। प्यूपिल्स थोड़ी सिकुड़ गई। उसने देखा, एक औरत वहां खड़ी थी। वो लाल और सफेद कपड़े पहने थी। उसका सौम्य और प्रेमपूर्ण चेहरा, सुंदर आकृति और भरापूरा शरीर उसकी मातृत्व की क्वालिटीज को दर्शा रहा था। चिबा, ये? बैरियल मास्टर थोड़ा झिझक रहा था। वैंगबो ने उसे थोड़ा धक्का दिया और कहा, जाओ, तुम्हें अपने अंदर के राक्षसों से लड़ना होगा। याद रखो, हर कोई स्केल्टन है। बैरियल मास्टर थोड़ा लड़खड़ाते हुए अंदर गया। उसने सिर उठाया और देखा कि वो स्त्री मातृत्व से भरी आंखों से उसे देख रही थी। आयु ओके? उसने कोमल स्वर में पूछा। उसने अपना दूधिया सफेद हाथ उसकी ओर बढ़ाया। मैं यहां तुम्हारी प्रैक्टिस में मदद करने आई हूं। बच्चे, यहां आओ। शब्द बच्चे, यहां आओ सुनते ही बैरियल मास्टर का दिल एकदम काम गया। ये आवाज सीधा उसके दिल के सबसे कोमल हिस्से को छू गई। इस क्षेत्र में उसका कोई अनुभव नहीं था और इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है। लेकिन उसके सामने जो खड़ी थी वो थी ल्यू रुयन, इस फील्ड की 9,999 पाव वाली एक्सपर्ट। उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ल्यू रुयन ने आसानी से उसे गाइड कर दिया। बैरियल मास्टर शुरू में बिल्कुल नौवाइस था। 8 साल की उम्र में भिक्षु बना था। स्त्री पुरुष के बीच के संबंधों के बारे में न तो सीखा था न सुना था। इतने पवित्र इंसान के सामने इस टॉपिक की बात करना किसी की हिम्मत नहीं थी।
लेकिन एक मैच्योर पुरुष के अंदर की बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स उसे खुद ही उस दिशा में खींचती है। और आज जियांगनन क्षेत्र की एक स्लिम थॉरोब्रेड ने उसे लाइफ की सुंदरता का नया मीनिंग सिखाया। डीमन एम्पायर का गेट खुलने में अब बस कुछ ही दिन बाकी थे और पूरा स्नो कवर्ड माउंटेन रीजन एकदम शांत और डरावने सन्नाटे में डूब गया था। चाहे वो 4 बड़े क्लैंस हो या रेजिस्टेंस आर्मी, सबने चुप्पी साध ली थी। लेकिन जो लोग हालातों को समझते हैं, उन्हें पता था कि ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है। जितना शांत अभी है, उतना ही भयंकर ब्लास्ट आने वाला है। संगा टेम्पल। देजी अपने स्टडी रूम में सोफा पर बैठे थे। उन्होंने भी संग मठ के भिक्षुओं की तरह चमकदार लाल वस्त्र पहन रखे थे और हाथों में माला घुमा रहे थे। उनके सामने यशेलंगताई परिवार के 3 मुख्य सदस्य सिर झुकाए खड़े थे, आदेश की प्रतीक्षा में। देजी ने कहा, डीमन एम्पायर का द्वार जल्द खुलने वाला है। जैसे ही वो खुलेगा, मुझे बैरियल मास्टर के साथ वहां जाना होगा। मुझे डर है कि रिबेल्स कोई परेशानी खड़ी न कर दे। इसलिए मैंने पाजी जैसेंग को स्नो रीजन में व्यवस्था बनाए रखने को कहा है। लंबे बालों वाला एक आदमी बोला, चाचा, आप ये काम हमें क्यों नहीं दे रहे? क्या आप पाजी जैसेंग को ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? देजी ने जवाब दिया, तब तक हमारे तीनों परिवारों के मुखिया और एलीट वॉरियर्स यहां नहीं होंगे। अगर मैं तुम्हें यह पावर दे दूं, तो क्या पाजी जैसेंग तुम्हारी बात सुनेगा? लेकिन क्या हम उसे खुद पर अथॉरिटी नहीं दे रहे? उस आदमी बारू ने कंफ्यूजन के साथ पूछा। देजी बोले, नहीं, तुम्हें बस अपनी फोर्सेस को संभालना है। अगर कोई रिबेल हमला करता है, तब तुम उसके आदेशों का पालन कर सकते हो, वरना अपनी फोर्सेस को यही रोके रखना और यशेलंगताई की सुरक्षा करना। देजी ने शांत स्वर में माला घुमाते हुए कहा, पाजी जैसेंग कुछ भी फूलिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। जब तक बैरियल मास्टर यशेलंगताई ट्राइब का हिस्सा है, स्नो रीजन गांव किया हमारे कंट्रोल में रहेगा। तीनों सदस्यों ने सिर हिलाया और अपना असाइंड मिशन लेकर चले गए। देजी अब साफ समझ गए थे, स्नो रीजन गांव किया की सारी बड़ी पावर्स अब आगे बढ़ने को रेडी है। पर इससे क्या? उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। यहां तक कि अगर उनके जाने के बाद हरंते परिवार खत्म भी हो जाए, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक बैरियल मास्टर यहां है, यशेलंगताई परिवार का कंट्रोल बरकरार रहेगा। अब एक ही बात चिंता की है, डीमन एम्पायर के अंदर क्या होगा? देजी की भौहें सिकुड़ गई। कुछ बातें ऐसी थी जो सिर्फ बैरियल मास्टर जानता था, देजी तक नहीं। किंग जेसर से लेकर हर जेनरेशन के बैरियल मास्टर्स को एपिक ऑफ किंग जेसर विरासत में मिलता है, जो जन्म से ही उनके माइंड में इम्प्रिंट रहता है। ये कोई ग्लोरिफिकेशन की स्टोरी नहीं होती, इसमें डीमन एम्पायर से जुड़े सीक्रेट्स छिपे होते हैं। देजी को नहीं पता था कि डीमन एम्पायर कितना डेंजरस है, पर एंशिएंट प्रोफेसी के अनुसार किंग जेसर का पुनर्जन्म एक दिन डीमन एम्पायर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे स्नोलैंड की सेफ्टी खतरे में पड़ जाएगी। वो खड़े हुए और तय किया, जाने से पहले बैरियल मास्टर से अच्छी तरह बात करनी होगी। उन्होंने टेम्पल के लोगों से पूछा, बैरियल मास्टर इस वक्त कहाँ है? एक नौसिखिए भिक्षु ने जवाब दिया, बैरियल मास्टर हाल ही में पश्चिमी प्रांगण के सेक्लूडेड रूम में बौद्ध साधना कर रहे हैं। किसी को डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। संगा टेम्पल में किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो बैरियल मास्टर पर नजर रखे। उनकी परसेप्शन इतनी शार्प है कि टेम्पल में होने वाली कोई भी हलचल उनसे छुप नहीं सकती। इसीलिए वैंगबो बिये ने जो एक सुंदर स्त्री उन्हें भेजी थी, उस बारे में बाहर किसी को भी कुछ पता नहीं चला। चैप्टर 1300 सेना एकत्रित होती है। जब देजी ने सुना कि अंतिम संस्कार का संचालक बौद्ध धर्म को मानता है, तो उसने हल्के से सिर हिलाया। आखिरकार अंतिम संस्कार का स्वामी बौद्ध धर्म में बहुत आस्था रखता था और उसने अपना अधिकांश जीवन बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने में बिताया था। देजी पश्चिमी प्रांगण में फाइनल मास्टर के शांत कमरे की ओर चला गया। जब वो आंगन के बाहर पहुंचा, तो उसने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया, फिर आधा कदम पीछे हट गया।
थोड़ी देर बाद दरवाजा चरमराहट के साथ खुला। फाइनल मास्टर देजी के सामने खड़ा हो गया और उसकी ओर मुस्कुराहट भरी आंखों से देखने लगा। देजी को अचानक महसूस हुआ कि फाइनल मास्टर बदल गया है। ये एक अवर्णनीय परिवर्तन था। वो व्यक्ति अब भी वही था, लेकिन उसका स्वभाव कुछ अलग था। देजी को यह नहीं पता था कि इन कुछ दिनों में फाइनल मास्टर एक असली आदमी में बदल गया था। मर्दों और लड़कों के बीच का फर्क बहुत साफ होता है। फाइनल मास्टर और ल्यू रुयन ने कई दिनों तक ज़ेन मेडिटेशन किया और उन्हें लगा कि उनके सभी पुराने भ्रम दूर हो गए हैं। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि स्त्री और पुरुष के बीच प्रेम क्या होता है और उसका हृदय साफ हो गया। देजीबा, फाइनल मास्टर ने नमस्ते कहा। मास्टर, हम हिम पर्वत पर जाने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? ये यात्रा बहुत खतरनाक हो सकती है। आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना होगा। फाइनल मास्टर ने अपने मुंह का कोना उठाया, मुस्कुराया और कहा, सब कुछ इनएविटेबल है। डिमोनिक एम्पायर का इतिहास खत्म होने के लिए डेस्टिन्ड है। इस समय उसका स्वर एक सच्चे मर्द जैसा था। फाइनल मास्टर ने दूर स्थित बर्फ से ढके ऊंचे पहाड़ों को देखा और कहा, मैं सब कुछ वैसे ही करूंगा जैसा होना चाहिए। देजी ने सोचा कि शायद फाइनल मास्टर को सूट्रास के स्टडी में कोई मेजर रियलाइजेशन हुआ है, इसलिए उसने सहमति में सिर हिलाया। मैं भी हिस्ट्री का विटनेस बनकर प्राउड फील कर रहा हूं। कुछ ही दिनों में चारों मेजर फैमिलीज ने अपने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स को इकट्ठा कर लिया। इनमें वो एलियन शामिल थे जिनके पास पावरफुल कॉम्बैट और सपोर्ट एबिलिटीज थी, और स्पेशल फोर्सेस भी जो डिफरेंट स्किल्स में स्किल्ड थे। ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने अपनी सारी रिसोर्सेज झोंक दी। आखिरकार लेजेंड्स कहते हैं कि डिमोनिक एम्पायर एक्सट्रीमली डेंजरस है, इसलिए उन्हें पूरी तरह रेडी रहना होगा ताकि वो ट्रेजर तक सेफली पहुंच सके। इसी वजह से पाजी जैसेंग को स्नोलैंड गाओकिया में कोऑर्डिनेशन के लिए रुकना पड़ा। पूज फैमिली के बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। झंगी और बाकियों की मदद से उन्हें कॉम्बैट स्ट्रेंथ की चिंता नहीं करनी पड़ी। उनके पास लगभग 100 लोगों की एलीट फोर्स थी, जिसे क्योंगडा लीड कर रहा था और जिसमें स्पेशल स्किल्ड लोग शामिल थे। शजा फैमिली और रामीन फैमिली के लिए भी यही बात सही थी। आइस माउंटेन्स में टेंशन की लहरें बह रही थी, लेकिन टाइम बिना रुके आगे बढ़ रहा था और जल्द ही वो निर्धारित दिन आ गया। उस दिन चारों प्रमुख फैमिलीज की आर्मीज संगजिया टेम्पल के सामने के विशाल चौक में इकट्ठा हुई। झंगी और उसके साथी भी उस टीम में शामिल हो गए। वे सभी कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स पहने हुए थे, जिससे उनके चेहरे प्रॉपर्ली नहीं दिख रहे थे। हालांकि उनके एडवांस्ड वेपन्स को देखकर लोग तुरंत समझ गए कि ये मर्सनरीज हैं। उनके अलावा पूज फैमिली के और भी लोग मौजूद थे। झंगी ने उनमें से कई को पहले भी देखा था, और उनमें से 2 ऐसे एलियंस थे जिनके कॉम्बैट पॉइंट्स 9000 से ऊपर थे। उन्हें हायर करने में पाजी जैसे ने काफी पैसे खर्च किए थे। इस विशाल स्क्वायर में चारों फैमिलीज के 2 से 3000 लोग और संगजिया टेम्पल के मंक्स मौजूद थे। एक ट्रूली ग्रैंड स्पेक्टिकल। झंगी की नजर बाकियों के कैंप्स पर गई और उसने भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी फाइटर्स नोटिस किए। उनके आउटफिट्स इजीली स्टैंड आउट कर रहे थे। बैटल में कॉम्बैट गियर पहनना मैंडेटरी होता है और डिस्गाइज के लिए पुराने स्नोलैंड स्टाइल के कपड़े पहनना अनरियलिस्टिक होता है। उन्हें पहचानना बहुत इजी है। बस उनके कपड़ों को देखो और उन्हें ढूंढकर पीटो। अंकल यू ने अपनी मजबूत भुजाओं को क्रॉस किया और उसके चेहरे पर एक डरावनी सी स्mirk थी। जब उसे पता चला कि ये कुछ लोग बाहर के देशों से आए हैं, उसने पहले से ही उन पर नजर रखना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या वो हमें भी टारगेट नहीं करेंगे? फैटिक्शु ने चिंता में पूछा। झंगी ने हल्का सा स्mirk किया और कामली बोला, हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, लेकिन अभी भी हम एक दूसरे की रियल आइडेंटिटी को लेकर पूरी तरह श्योर नहीं हो सकते। अब देखते हैं किसके पास बेहतर स्किल्स है। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और उसके कॉलर के अंदर से एक बिल्ली का सिर नजर आया। जिक्सी उसके कपड़ों के अंदर सो रही थी, आंखें बंद करके आराम कर रही थी।
झंग यी ने सॉफ्टली जिक्सी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं तुम्हें फिर से रिमाइंड कर देता हूं, एक बार हम निकल गए, उसके बाद तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे फील हो रहा है। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई डार्क टाइड अंदर से उठ रही हो। इस बार बहुत सारे लोग मरेंगे। झंग यी की ये बात सुनकर फैटिक शू की गर्दन सिकुड़ गई। वो फिर से झंग यी से कहने वाला था कि वो उसे मुयुएन की शैडो स्पेस में वेट करने दे, लेकिन झंग यी ने वो रिक्वेस्ट कोल्डली रिजेक्ट कर दी थी। फैटिक शू की टैलेंट बहुत हाई नहीं थी, लेकिन उसमें कॉम्बैट टाइप एबिलिटीज थी। इस तरह की एबिलिटी तभी ग्रो होती है जब उसे लगातार लड़ाई में पॉलिश किया जाए। नहीं तो फिर क्या काम की? घर पर आइसक्रीम बनाए। जब झंग यी दूसरों की तरफ देख रहा था, उसी समय वे लोग भी दूसरों को ऑब्जर्व कर रहे थे। लैमिन ओजू के पीछे एक लंबे एलियन ने, जो पूरी तरह स्नो वाइट कॉम्बैट यूनिफॉर्म में था, अपनी बाहें क्रॉस की और बाकी टीम्स के एलियंस को हॉस्टिलिटी से देखा। लैमिन ओजू ने काले रंग की बेयरफर कोट पहनी हुई थी और उसका हल्का पीला चेहरा एरोगेंस से भरा था। लेकिन अब जब वो डीमोनिक एम्पायर में एंट्री करने वाले थे, लैमिन ओजू भी थोड़ी नर्वसनेस फील कर रहा था। उसने अपने बगल में खड़े लंबे एलियन की तरफ देखा और सॉफ्टली पूछा, मिस्टर लांसलॉट, क्या आपको इस ऑपरेशन पर भरोसा है? लांसलॉट ने सुनते ही हल्का सा स्माइल किया। ऑफ कोर्स, तुम मुझे क्या समझते हो? वो थोड़ा झुका और लैमिन ओजू के कान में फुसफुसाया, बस इंतजार करो। जब तुम स्नो रीजन के नए राजा बन जाओगे, जब मैं ग्रेट स्नो माउंटेन के नीचे की चीजें पा जाऊंगा, तब मैं तुम्हारी विश भी पूरी कर दूंगा। लैमिन ओजू ने डीप ब्रेथ ली। वो लांसलॉट की बातों पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता था, लेकिन अब उसके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। शजा परिवार में डार्क गोल्डन कॉम्बैट यूनिफॉर्म में कई स्ट्रेंजर्स थे, जिनमें से एक की आइज क्वाइटली इधर उधर स्कैन कर रही थी। भरत सोने की पूजा करते हैं, इसलिए उनकी यूनिफॉर्म्स गोल्डन कलर की होती है। बेशक मॉडर्न ऑप्टिकल टेक से कैमोफ्लाज करना मुश्किल नहीं है। इस तरह का सोना बर्फ पर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा और इसे सिर्फ पास से देखा जा सकता है। एक जगह से उस गोल्डन आर्मोर्ड स्ट्रेंजर ने झंगी और उसके साथियों को देखा। उसकी आइज में हल्की सी सतर्कता थी। जिया झा जियाको पास आया और पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी? गोल्डन आर्मोर्ड स्ट्रेंजर ने उसकी तरफ देखा और स्माइल करते हुए बोला, तैयार रहो। डिमोनिक एम्पायर के ट्रेजर के लिए कई वुल्व्स आए हैं। जिया झा ग्यात्सो की आइज थोड़ी नैरो हो गई। जितने ज्यादा लोग होंगे, उतना ही ज्यादा चांस होगा मडी वाटर्स में मछली पकड़ने का। उसने विशाल सांकी टेम्पल की तरफ देखा। झंगी और देजी पहले ही क्राउड के सामने आ चुके थे। अगर हम अकेले होते तो सांकी टेम्पल से ट्रेजर छीनना टाइगर के मुंह से खाना छीनने जैसा होता। लेकिन अब हमारे पास कोई है जो केओस क्रिएट कर सकता है, इसलिए हमारे चांसेस बेटर है। गोल्डन आर्मोर्ड स्ट्रेंजर ने मुस्कुराकर कहा, चांसेस और भी ज्यादा है। उसकी स्माइल शांत थी और आइज फुल ऑफ फोकस और कॉन्फिडेंस से भरी थी। लेकिन ये ट्रेजर्स हमें डिमोनिक एम्पायर से ही लेने होंगे। अध्याय 1338, हड्डियों का पहाड़। नया विद्रोही कैंप। स्नो माउंटेन कॉन्डोर लुओ झुओ दूर पहाड़ियों को देख रहा था। उसके सामने जो पर्वत थे, वो मौत की तरह शांत थे, जैसे कोई भी चीज उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। लेकिन जब उसने आगे होने वाली घटनाओं के बारे में सोचा, तो लुओ झुओ ने ठंडी हवा में एक लंबी सांस ली। 2.5 साल के इंतजार के बाद अब मैं आखिरकार इस दुश्मनी को खत्म करने जा रहा हूं। झूमा धीरे से उसके पास आया और थोड़ी चिंता के साथ बोला, मास्टर ईगल, क्या आप सच में डिमोनिक एम्पायर पर हमला करना चाहते हैं? वो जगह बहुत खतरनाक है और अगर आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हम अकेले ये नहीं कर पाएंगे। लुओ झुओ ने पहले ही उन्हें यह बता दिया था कि जैसे ही स्नो रीजन से सभी लॉर्ड्स डिमोनिक एम्पायर में चले जाएंगे, चारों मेजर क्लैंस और संगजिया टेम्पल खाली रह जाएंगे। हमले के लिए इससे बेहतर मौका कभी नहीं मिलेगा। लेकिन झूमा अब भी अनईजी था। रिबेल्स बहुत कमजोर थे।
अगर लुओ झुओ उनके साथ नहीं होते तो वो शायद एक भी क्लैन को फेस नहीं कर पाते। लुओ झुओ के चेहरे पर एक रहस्यमयी सी मुस्कान आ गई। क्या तुम्हें लगता है कि हम वाकई में कमजोर हैं? ये सुनकर झूमा ने अनजाने में पीछे मुड़कर कैंप के अंदर बूढ़ों, बीमारों और कमजोरों की ओर देखा। 70% रिबेल्स बूढ़े या कमजोर हैं और बस 30% ही है जो एक्चुअल फाइट कर सकते हैं। लुओ झुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, भूल मत जाना, एक छोटी सी चिंगारी भी जंगल में आग लगा सकती है। मैंने पिछले 2.5 सालों में चारों मेजर क्लैंस और संगजिया टेम्पल के अंदर बहुत सारे बीज बो दिए हैं। अब वो आग जल्द ही भड़केगी। झूमा शॉक्ड हो गया। तुम उन स्लीपर एजेंट्स की बात कर रहे हो जो तुमने अंदर घुसाए थे? लुओ झुओ की सीक्रेट स्कीम सिर्फ उसी को पता थी। वो लोग बहुत सालों से शांत थे, कुछ तो शुरू से ही उसके आदमी थे, बस एक साधारण जिंदगी जी रहे थे और उन्होंने कभी कोई मिशन नहीं किया क्योंकि लुओ झुओ ने उन्हें ये कहा था, तुम लोग तभी सामने आओगे जब पूरा युद्ध शुरू हो चुका होगा। चाहे तुम्हारे अपने लोग मर जाएं, तब भी तुम्हें न्यूट्रल बने रहना है। लुओ झुओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और भीतर ही भीतर काफी संतुष्ट महसूस किया। ये सब कुछ बस आज के दिन के लिए था। जब तक मैं ज़ू और बाकी चीफ्स को डीमोनिक एम्पायर के ट्रेजर तक पहुंचने से रोक दूं, हम अल्टीमेट जीत हासिल कर लेंगे। उसने एक जोरदार गरज के साथ पुकारा और उसके पीछे से 2 विशाल गोल्डन विंग्स टेंग की मेटालिक आवाज के साथ खुल गए। उसका पूरा शरीर एक मैजेस्टिक गोल्डन ईगल में बदल गया और वो आसमान की तरफ उड़ गया। सब वॉरियर्स के इकट्ठा हो जाने के बाद देजी ने कुछ फॉर्मल बातें बोलनी शुरू की, बस दिखावे के लिए, ताकि सबको याद दिलाया जा सके कि अब से अंडरटेकर के कमांड को फॉलो करना होगा, खासकर डीमोनिक एम्पायर के अंदर। फिर सेना आगे बढ़ी। पाजी जेसिंग पीछे रह गया ताकि स्नोलैंड की देखरेख कर सके, लेकिन झंग यी की प्रेजेंस की वजह से उसके वहां रहने या ना रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसने झंग यी से कहा, टीम अब तुम्हारे हवाले है, जब जरूरत पड़े वो अपना बलिदान देने को तैयार है, तुम सॉफ्ट मत होना। झंग यी ने हल्की साई ली और कहा, मुझे इससे नफरत है, लेकिन जस्टिस के लिए यही करना पड़ेगा। सेना का जुलूस अब ग्रैंड स्नो माउंटेन की तरफ मार्च करने लगा। हालांकि पाजी जेसैंग पर्सनली डीमोनिक एम्पायर के अंदर नहीं जाएगा, फिर भी वो कुछ दूरी तक झंग यी और टीम के साथ गया। जब झंग यी पहली बार वहां गया था, उसने डायरेक्ट टेलीपोर्टेशन से रास्ता शॉर्टकट लिया था, लेकिन आम लोग बिना चारों मेजर लॉर्ड्स की गाइडेंस के उस हिडन प्लेस को ढूंढ नहीं सकते। एंट्रेंस बहुत हिडन था और अंडरग्राउंड रास्ते भी एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स और मेज जैसे थे। इस बार झंग यी ने पूरे दल के साथ मार्च किया और अंडरग्राउंड एंट्रेंस तक पहुंचने में उन्हें दर्जनों मिनट लग गए। ये वही जगह थी, एक विशाल नीले पत्थर का दरवाजा और उसके सामने पूरा मैदान, जो अब एक खून से भरे तालाब जैसा दिख रहा था। एक इंटेंस सड़ांध चारों तरफ फैल रही थी, जिसने वहां सभी को अनईजी कर दिया। ये गंध आम खून जैसी नहीं थी, उसमें सड़न की दुर्गंध भी मिली हुई थी। संगजिया टेम्पल से एक लामा बाहर आया और उसने अपना हाथ उठाकर बड़ी मात्रा में फ्लेम्स छोड़ दी। जल्दी ही ब्लेजिंग हीट ने ब्लड पॉन्ड को वेपराइज कर दिया। देजी सबसे पहले आगे बढ़ा, उसके बाद बाकी तीनों क्लैन चीफ्स भी आगे बढ़े। हर एक ने एक स्टोन टैबलेट निकाली और उसे ब्लू स्टोन गेट के कार्व्ड स्लॉट में डाल दिया। यही शायद वो की है जिसका जिक्र पाजी जेसिंग ने किया था। झंग यी ने मन ही मन सोचा। उसे याद था कि जब वो पहली बार यहां आया था तो अंडरटेकर ने किंगशी गेट के साथ कुछ सिमिलर किया था और उन्हीं 5 लोगों से ये काम करवाया था। लगता है इस दरवाजे को खोलने के लिए की के साथ साथ इमेंस पावर की भी जरूरत है और अंडरटेकर के लिए अकेले ये करना मुश्किल है। तभी कम्युनिकेशन चैनल पर यांग जिंगसिन की आवाज आई। झंग यी अपने आप से बोले बिना नहीं रह सका। ये स्टोन गेट किसी सील जैसा है जिस पर पावरफुल स्पेल्स की रिस्ट्रिक्शन है। अगर हम इसे अपनी स्ट्रेंथ से नहीं तोड़ सकते
तो अंदर की कोई शक्ति भी बाहर नहीं आ सकती। लेकिन तभी यांग जिंगसन ने एक और भी डिस्टर्बिंग बात कह दी। संभव है कि इस ब्लू स्टोन गेट को हजारों साल पहले डिजाइन करने वाले ने जानबूझकर इसे खोलने की शर्तें इतनी कठिन रखी ताकि आगे की पीढ़ियां ओवर कॉन्फिडेंट न हों और दरवाजे को जबरदस्ती न खोले। मतलब, अगर आपके पास ये गेट खोलने लायक स्ट्रेंथ नहीं है तो आप पीछे की डिमोनिक पावर से सामना करने लायक भी नहीं है। लेकिन अभी अंडरटेकर ने भी दरवाजा खोलने के लिए आप लोगों की शक्ति पर डिपेंड किया। यांग जिंगसन की बात ने असली चिंता को उजागर कर दिया। गेट के पीछे जो पावर है वो निश्चित ही टेरिफाइंग है। खुद लेजेंडरी किंग जेसर भी सिर्फ इस स्टोन गेट से 2 वर्ल्ड्स को अलग कर पाए, पर डिमोनिक एम्पायर को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। वहां मौजूद हर व्यक्ति के अपने अलग मोटिव्स थे और ये क्लियर था कि कोऑपरेशन मुश्किल होगा। झंग यी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गई और वो धीरे से आधा कदम पीछे हट गया। जैसे ही चारों क्लैन चीफ्स ने स्टोन टैबलेट्स को गेट में इंस्टॉल किया, अंडरटेकर जू एगुओ वहां पहुंचे। उन्होंने अपनी ताकतवर हथेली उठाई और उसे स्टोन गेट पर रखा। उनकी आंखों में कुछ भ्रम और साथ ही फैमिलियरिटी का भाव था। लेकिन फिर उनकी आंखें दृढ़ हो गई। बूम! जैसे ही उन्होंने जोर लगाया, 50 मीटर ऊंचा स्टोन गेट धीरे धीरे खुलने लगा और फिर एक गैप बन गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, वहां मौजूद सभी लोग स्टन रह गए। अंदर से एक स्पाइन चिलिंग एरी लाफ्टर सुनाई दी। झंग यी ने गेट को गौर से देखा। अपनी डेंजर डिटेक्शन पावर की वजह से वो तुरंत अपने लोगों को वहां से हटा सकता था। हुआ लाला, जैसे कोई टाइड आ रही हो, ऐसी आवाज आई, मानो वो टाइड बहुत सारे पेबल्स लाकर पटक रही हो। अंडरटेकर की आंखों के सामने एक वाइट फ्लैश हुआ और फिर एक ह्यूमन स्कल सीधा उसके चेहरे की ओर उड़ा। वो तुरंत पीछे हटा और अगले ही पल गेट के पीछे से एक वाइट वेव बाहर निकली। सभी लोग शॉक्ड रह गए। 2000 से भी ज्यादा लोग एक ही छोटे से स्पेस में थे, इसलिए पीछे हटना मुश्किल था। बहुत से लोग उस वाइट वेव में बह गए। झंग यी ने खुद को पहले ही पीछे कर लिया था, इसलिए वो बच गया। लेकिन अब सब समझ गए वो वाइट वेव असल में क्या थी। वो तो सफेद हड्डियों का पहाड़ था। गेट के पीछे से हड्डियां निकलकर एक माउंटेन जैसी स्टैक हो गई। देजी ने तुरंत सबको कामिंग वॉइस में कहा, डोंट पैनिक, ये बोन्स और पुराना ब्लड वो रेमनेंट है जो किंग जेसर और मास्टर पद्म संभवा ने डीमंस को सील करने के लिए यूज किए थे। चैप्टर 1339, रक्त सागर। झंग यी और यांग जिंगसन की मदद से मैंने पहले जुएउ गाओकिया के बारे में हिस्टोरिकल मटेरियल देखा था। गुरु पद्म संभवा भी टॉन्जोंग के महान गुरु थे। वही और किंग जेसर थे जिन्होंने मिलकर डिमोनिक एम्पायर को गिराया था। देजी चिबा, क्या आप कह रहे हैं कि ये एक सील्ड ऑब्जेक्ट है? भीड़ में एक व्यक्ति ने धीरे से पूछा। वो जियाजा परिवार का एक मर्सनरी था। देजी ने उसकी ओर धीरे से देखा और भीड़ को डराने से बचाने के लिए शांत स्वर में एक्सप्लेनेशन देना शुरू किया। इस दरवाजे को एटर्नल अन्नाइलेशन गेट कहा जाता है। जब किंग जेसर ने डिमोनिक एम्पायर को हराया तो वे डीमंस अंडरग्राउंड अबिस में भाग गए। कहा जाता है कि उनकी शक्ति उसी अबिस से आती है। उन्हें सर्वाइव करने के लिए डेली सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं और वही उनकी फाइनल रेस्टिंग प्लेस भी है। किंग जेसर और मास्टर पद्म संभवा ने एक बार अबिस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां का एनवायरनमेंट बहुत हर्ष था और आम लोग वहां सर्वाइव नहीं कर सकते थे। जैसे ही वो अंदर गए, उनकी सेना पानी और क्लाइमेट की वजह से परेशान हो गई। अंततः दोनों ने मिलकर इस एटर्नल गेट को सील किया और प्रोफेसी की कि एक दिन इसे खोला जाएगा और डिमोनिक एम्पायर की आपदा का अंत होगा। उसने सामने पड़ी वाइट बोन्स की ओर इशारा किया। इस गेट के अंदर युद्ध में मरे हुए 1,00,000 डीमंस और वॉरियर्स की फ्लेश और ब्लड है। उनके शव यहां स्टैक किए गए हैं और एक सोल बैरियर से सील्ड किए गए हैं ताकि डीमंस फिर से रिवाइव न हो। अब जाकर सबको इन बोन्स की ओरिजिन का अंदाजा हुआ।
इतिहास में 1 लाख लोग सिर्फ एक आंकड़ा लगते हैं, लेकिन जब सामने देखते हैं तो वो अनुभव बहुत ज्यादा भयानक होता है। सब लोग चलो, याद रखो, डिमोनिक रियल्म बहुत डेंजरस है और रास्ते में हमारे ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देजी ने बाकी 3 क्लाइंट्स की ओर चेतावनी भरे स्वर में देखा। गेट के स्टेल हवा के क्लियर होने के बाद सबसे पहले जैंग वायु ने डिमोनिक रियल्म में कदम रखा। यशलंगताई फैमिली के मंक्स और संगजिया टेम्पल के प्राइवेट ट्रूप्स भी उसके पीछे चल दिए। झंग यी ने जब गेट के अंदर झांका तो उसे बस अंधेरा दिखाई दिया, लेकिन वहां एक भयानक डरावना वाइब थी, जैसे कोई पेयर ऑफ आइज अंधेरे से सबको घूर रही हो। बाकी क्लाइंट्स ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे वे भी फॉलो करने लगे। जैंग वायु के लीड में सबको थोड़ा ट्रस्ट था। पाजी जैसिंग ने झंग यी को गुड बाय कहा और लौट गए। झंग यी अपने साथियों और पाजी क्लैन के 5 एलीट मेंबर्स के साथ मिस्टीरियस स्टोन गेट के अंदर चले गए। सब पूरी तरह से वेपन्स और कॉम्बैट गियर से इक्विप्ड थे। झंग यी को अपने ऑल सीइंग एबिलिटी की वजह से अचानक हमला होने का कोई डर नहीं था, लेकिन गेट के अंदर जो दुनिया उसने देखी वो उसे शॉक में डाल गई। धद्दाम! फैटिक शू अंदर आते ही लगभग गिर पड़ा। अगर अंकल वायु ने न पकड़ा होता वो जमीन चूम लेता। ये सिर्फ गिरना नहीं था, गेट के पीछे सामने एक पूरा स्कल माउंटेन था। ढेर सारी वाइट बोन्स पूरे एक पहाड़ की तरह स्टैक थी। स्टोन गेट उस पहाड़ के बीच में था। अगर जरा सी भी चूक हो जाती कोई उसमें गिर सकता था। लेकिन इससे भी ज्यादा हॉरिफाइंग चीज थी आगे का नजारा। झंग यी धीरे धीरे व्हाइट बोन माउंटेन की ओर बढ़ा, ऊपर से देखा और उसका दिल शौक से भर गया। बाकी सब भी उसके पीछे आकर ऊंचे टिल से नीचे देखने लगे और स्टन्ड रह गए, क्योंकि व्हाइट बोन माउंटेन के पार एक एंडलेस ओशन था। एक ब्लडी, स्टिंकिंग, टॉक्सिक सी, जिसकी बदबू में मौत की सड़न थी। झंग यी को अब समझ आया कि गेट खुलते ही उसने जो ब्लड देखा था वो कहां से आ रहा था। ये ब्लड सी इतना विशाल था कि इसका किनारा भी नजर नहीं आता। उसके ऊपर एक पर्पल टॉक्सिक फॉग फैली थी। अगर कोई कॉम्बैट सूट न पहन रहा हो तो वो इस पॉइजन में एक ही सांस में मर जाएगा। 2000 से ज्यादा लोग बाहर निकले और ये हॉरिफाइंग व्यू उनके सामने था, लेकिन वो रेडी थे। यशलंगताई क्लैन की ओर से एक वॉरियर ने तुरंत अपना टैक्टिकल बैग खोला, उसमें से लेदर की एक बॉल निकाली और उसे अनफोल्ड करके एक कायाक में बदल दिया। जल्द ही शोरलाइन पर दर्जनों कायाक्स बन चुके थे और लोग उनमें सवार होकर ब्लड सी के पार जाने लगे। बाकी क्लैंस और कंपनीज ने भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि अंडरग्राउंड रिवर्स की प्रेजेंस की पॉसिबिलिटी थी। इसलिए ऐसे इक्विपमेंट पहले से तैयार रखना कोई सरप्राइज नहीं था। क्योंगड़ा आया और उसने झंग यी को साथ में कायाकिंग के लिए इनवाइट किया। झंग यी ने थोड़ा सोचा और मना नहीं किया। भले ही वो उठ सकता था, लेकिन फिलहाल वो अननेसेसरी अटेंशन नहीं चाहता था। वे चारों, इंक्लूडिंग बिल्ली और क्योंगड़ा, एक कायाक में सवार हुए और 2 सोल्जर्स को पैडलिंग की जिम्मेदारी दी गई। सैकड़ों कायाक्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। कोई नहीं जानता कि आगे क्या होगा, इसलिए कोई भी तेज चलने का रिस्क नहीं ले रहा था। पाजी क्लैन के एक सोल्जर ने अपने हाथ खून के पानी में डाला, उसे हिलाया, फिर क्योंगड़ा और झंग यी से बोला, कैप्टन, मिस्टर जिया, इस पानी में बहुत तेज कॉर्प्स पॉइजन है। इसमें कोई भी लिविंग क्रीचर सर्वाइव नहीं कर सकता। ये सोल्जर एक एलियन है जो टॉक्सिक कंट्रोल में स्किल्ड है, इसलिए उसे कोरोजन का डर नहीं था। क्योंगड़ा ने सिर हिलाया। दैट्स गुड। इतना बड़ा ब्लड सी है, अगर कोई मॉन्स्टर अचानक बाहर आ गया और हमला कर दिया तो सीरियस ट्रबल हो सकती है। भले ही सबने कॉम्बैट सूट्स पहने हों, लेकिन इस एंडलेस ब्लड सी को तैरकर पार करना क्लियरली इम्पॉसिबल था। एक बार कायाक डिस्ट्रॉय हुआ तो लोग प्रैक्टिकली फिनिश्ड। क्योंगड़ा की बात खत्म होते ही अचानक कुछ दूरी से एक चीख सुनाई दी। आ! झंग यी, क्योंगड़ा और बाकी लोगों की आंखें अलर्ट हो गई
और उन्होंने तुरंत आवाज की डायरेक्शन में देखा। एक सोल्जर घबराया हुआ दूर की ओर इशारा कर रहा था। वहां वहां कुछ है। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा और सच में ब्लड सी में कुछ राइज और सिंक कर रहा था। कुछ ही पल में बाकी जगहों से भी वैसी ही आवाजें आने लगी। कोई है, पानी में कोई है, यहां भी कुछ है, प्रिपेयर फॉर बैटल। सभी सोल्जर्स मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि इस मिशन में जान जा सकती है, लेकिन अननोन हॉरर्स का सामना होने पर डर छिपा नहीं रह सकता। इस समय संगजिया टेम्पल से एक मोटा लामा खड़ा हुआ। उसने उस जगह की ओर ध्यान से देखा जहां पानी डिस्टर्ब हो रहा था। फिर उसने अपनी आस्तीन से एक लॉन्ग चेन निकाली, उसे हवा में घुमाकर टारगेट किया और जोर से फेंका। वाह! पानी में स्प्लैश की आवाज हुई और ब्लड सी से एक ब्लडी फिगर बाहर खिंच आया। लामा ने उस चीज को अपनी बोट पर फेंका, ध्यान से देखा और फिर हंसते हुए बोला, मैं तो समझा कोई मॉन्स्टर होगा, ये तो बस लाश है। उसने सभी के बीच जोर से कहा, डोंट वरी, जस्ट अ कॉर्प्स। आसपास के लोग थोड़ा रिलैक्स हो गए। उन्हें लगा था कोई टेरिफाइंग क्रीचर निकलेगा, लेकिन झंगी और उसके साथी बिल्कुल भी लल्लू मोड में नहीं थे। नो, यहां लाश क्यों है? झंगी ने सडनली जोर से कहा। यह सुनकर बाकी सब अलर्ट हो गए। लाश फ्रेश थी, ऐसी लग रही थी जैसे अभी मरी हो। अगर यह बस पुरानी वॉर की रिमेन्स होती तो डीकंपोज हो चुकी होती। और यह सिर्फ एक लाश नहीं थी, चारों तरफ वाटर डिस्टर्बेंस हो रहा था। अगर यह टाइड है तो इतनी सारी लाशें कहां से आ रही है? चैप्टर 1340, 3 आंखों वाली लाश। टॉक्सिक कंट्रोल एलियन ने बताया, विष शव पर मौजूद सूक्ष्म जीवों को मार देता है, जिससे बॉडी लंबे समय तक सड़ने से बचती है। पाजी क्लाइन की ओर से भी एक मिस्टीरियस शव बरामद हुआ। झंगी और बाकी लोग वहां पहुंचे और पास से जांच करने लगे। जांच में उन्होंने पाया कि यह कॉर्प्स कुछ ज्यादा ही अजीब था। उसके कपड़े खून से सने थे और चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी हाइट एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज्यादा थी, करीब 2.05 मीटर्स। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके माथे पर एक आंख का गहरा पैटर्न बना हुआ था। अगर ध्यान से न देखें तो लगेगा जैसे उसके 3 आईज हैं। देजी ने एक गहरी सांस ली और तुरंत बोले, यह डीमन नेशन का एक असली रक्षास है। प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि डीमंस की हाइट बहुत ज्यादा होती है और उनके माथे पर डीमन आई का सिंबल होता है। अगर इनकी लाशें यहां हैं, तो इसका मतलब है कि वे एक्सटिंक्शन से नहीं गुजरे, यानी वो अब भी एग्जिस्ट करते हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतने जल्दी उन्हें डीमंस का सामना करना पड़ेगा। भले ही ये अब एक लाश है, लेकिन इसका मतलब साफ है, शत्रु यही है, समुद्र के उस पार। यांग जिंगसन ने कहा, इतना बड़ा ब्लड सी भी शायद इन्हीं कॉर्प्सेस से बना है। पहले जो बोन माउंटेन देखा था, उसे याद करते हुए लाइम वायु ने सॉफ्टली कहा, लशों का पहाड़ और खून का समुंदर। झंग यी ने ब्लड सी को ध्यान से देखा। वहां की शांत सतह में एक गहरा रहस्य छुपा था। बोन माउंटेन तांत्रिक सील है ताकि डीमंस बाहर ना आ सके, और ये ब्लड सी शायद डीमन नेशन की सील है ताकि राजा जैसर की सेना आगे न बढ़ सके। उस वॉर में दोनों पक्ष लगभग हार की लिमिट तक आ गए थे, इसलिए दोनों ने पीछे हटने का फैसला लिया। किंग जैसर ने युद्ध जीता जरूर, लेकिन बहुत भारी कीमत पर। शायद इसीलिए उसने लड़ाई खत्म नहीं की, बल्कि फ्यूचर जनरेशंस को सौंप दी। अगर झंग वायु सच में पास्ट का रीइंकारनेशन है, तो क्या वो यहां 1000 साल पुरानी लड़ाई खत्म करने आया है? उसने कायेक की ओर देखा, जिसमें झंग वायु दूर खड़ा था। तभी झंग यी की सिक्स्थ सेंस, जिसे वो अक्सर सभी चीजों की चेतावनी कहता है, एक्टिवेट हुई। बिना वक्त गवाए उसने क्योंगड़ा और फैटी जू को पीछे खींच लिया, क्योंकि कायक में पड़ी वो लाश अचानक अपनी आंखें खोल चुकी थी। कायक बहुत बड़ा नहीं था। कुछ सोल्जर्स पास खड़े होकर लाश की जांच कर रहे थे। तभी लाश सीधी बैठ गई और अगले ही पल उसने अपना मुंह खोला
और सामने खड़े एक सोल्जर पर काली रोशनी थूक दी। पफ! उस सोल्जर की छाती सीधे चीर दी गई। एक ट्रांसपेरेंट ब्लडी होल रह गया। वो दर्द में चिल्लाया और अगले पल उसकी हार्ट निकालकर खा ली गई। ब्लैक शैडो फुर्ती से ब्लड सी में कूद गई। बाकी जितनी भी लाशें बोट्स में थी वे भी सडनली एनिमेट हो गई और आसपास के सोल्जर्स पर हमला करने लगी। अटैक इतना सडन था कि कोई रिएक्शन तक नहीं दे पाया और कई एलीट एलियंस भी शॉक में आ गए। एक ही पल में दर्जन भर सोल्जर्स मारे गए। चारों ओर पैनिक फैल गया। क्या हो गया अभी? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। देजी ने तुरंत गुस्से में कहा, बॉडीज को ट्यूरेंट सी में फेंको। सेंट्री अलर्ट रहे। झंग यी ने अपनी ब्लैक एडमेंटियम एलॉय स्वॉर्ड हाथ में ले ली थी। स्लाइटेस्ट मूवमेंट होते ही वो रिएक्ट करता। सोल्जर्स ने जल्दबाजी में लाशों को सी में फेंक दिया और अपने स्पेशल वेपन्स एक्टिवेट कर लिए। तभी सी के अंदर से एक स्पाइन चिलिंग लाफ्टर गूंजने लगी। हे हा 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 हा। ब्लड सी की सतह अचानक हिलने लगी। वेव्स तेज होती गई और अब पूरा समुद्र फ्लीट की ओर बहने लगा। ये कयाक बहुत बड़े नहीं होते और तेज हवा या लहरों का सामना नहीं कर सकते। एक बार अगर ये उलट गए तो उसमें सवार अधिकतर लोग सीरियस परेशानी में आ जाएंगे। रामीन की ओर से एक भाड़े का सिपाही खड़ा हुआ और उसने अपने अंगूठे व तर्जनी से एक दिल का शेप बनाकर ब्लड वेव की डायरेक्शन में इशारा किया। डिंग फेनबो! उसके जेस्चर से उस दिशा में ब्लड सी की सरफेस पर बड़ी लहरें उठीं जो दूसरी ओर से आती लहरों से टकरा गई। बूम! टकरा जाना। दोनों ज्वार टकराए और एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जिससे फ्लीट की फॉर्मेशन में कोई डिसरप्शन नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे लहरें शांत हुई, ब्लड सी की सतह से एक के बाद एक ब्लडी कॉर्पसेस उभरने लगे। वे सब खून में डूबी रेड लिनन में लिपटे थे और उनके माथे पर डीमन आई का सिंबल बना था। शायद वो लिनन खून में भीगा हुआ न हो, लेकिन वो पहले से ही इस ब्लड सी की सड़ांध में डूबा हुआ था। हा हा हा। ऐसा लग रहा था जैसे ये डरावनी हंसी इन लाशों से आ रही हो। पूरे सी में जहां देखो वहां बस हंसती हुई लाशें थी। यहां तक कि एलीट वॉरियर्स के चेहरे भी इस सीन को देखकर पीले पड़ गए। हा 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 हा। वो हंसी धीरे धीरे फ्लीट के और करीब आ रही थी और अब वो लाशें चारों ओर से बोट्स की ओर बढ़ रही थी, जैसे कोई रिट्रीट पाथ न बचा हो। जब झूकिया और शैडो डोमेन में मौजूद दूसरे लोग ये सब देख रहे थे तो उन्होंने डर के मारे अपनी लार निगली और आगे देखने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। प्लानिंग कर रहे हैं, झंग यी ने नफरत से कहा। ये सब टैक्टिक्स आम लोगों को डरा सकती हैं, लेकिन झंग यी को इम्पॉसिबल। उसने अब तक न जाने कितनी मौतें देखी है। उसका ऑरा ही लीथल एनर्जी से भरा हुआ है। अगर कोई चीज अजीब है तो वो उससे डरने के बजाय उससे डरती है। सबसे जरूरी बात, उसे अपनी पावर पर पूरा भरोसा है। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं आईसी खत्म कर दूंगा। झंग यी ने अपने हाथ में काले रंग का ब्लैक स्पीयर उठाया और हल्के से सामने की ओर हिलाया। वॉइड एनर्जी जलती हुई लपटों की तरह ब्लड सी की ओर तेजी से भागने लगी। वुशूश! झंग यी को सेंटर में रखकर सी की सरफेस पर एक विशाल फैन शेप ब्लास्ट बन गया और उस एंटायर ब्लास्ट जोन में मौजूद सारी ब्लडी कॉर्पसेस वेपराइज हो गई। कुछ भी पीछे नहीं छूटा। बाकियों का डर काफी हद तक दूर हो गया। जैब तक आईसी मारा जा सकता है, टैब तक ये बुरा नहीं, बस पावरफुल है। आगे बढ़ो, सबको मार डालो। मुझसे ट्रिक करने चले दा? देजी ने गरजते हुए चिल्लाया। फौरन सभी एलियंस एक्टिवेट हो गए। उन्होंने अपने हथियार निकाले और कॉर्पसेस पर हमला कर दिया। पफ 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 पफ। उसी समय कुछ ब्लैक शैडोज उन कॉर्पसेस के बीच से अचानक बाहर निकली और नावों पर मौजूद लोगों की ओर झपटी। लेकिन इस बार सभी अलर्ट थे। हर कोई इंस्टेंटली समझ गया कि ये क्या है। वे थे ब्लडी पैरासाइट्स, लंबे, पतले और कॉनिकल सिर वाले। ये पैरासाइट्स कॉर्पसेस को कंट्रोल करते हैं
और उन्हें ह्यूमन टारगेट्स पर हमला करने के लिए बेट की तरह इस्तेमाल करते हैं।